अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सेल्फ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का वेलकम है। एंड आज हम आपको पढ़ाएंगे क्लास 10th के साइंस का चैप्टर आर एनवायरनमेंट की टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन बेसिकली 17 क्वेश्चन हमने इसके अंदर इंक्लूड किए, जिनके अंदर से 10 क्वेश्चंस आपके लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे, हमारा क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा कि एक पारी तंत्र के अंदर डीकंपोजर क्या काम करते हैं। डीकंपोजर से बच्चों हम क्या कहते हैं? डीकंपोजर से हम कहते हैं अपमार्जक। क्या कहते हैं? अपमार्जक। अपमार्जक हमारे क्या काम करते हैं? अपमार्जक हमारे अपघटन का कार्य करते हैं। किस प्रकार? अपघटन का कार्य अपमार्जक किस प्रकार से करते हैं? ये कार्बनिक पदार्थ को कन्वर्ट कर देते हैं किसके अंदर? अकार्बनिक पदार्थ के अंदर। ये कार्बनिक पदार्थों का अपघटन करते हैं और उनको अकार्बनिक पदार्थों के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। इस प्रकार अपमार्जक हमारे प्रकृति की सफाई करते हैं, प्रकृति को चलाए रखते हैं। तो देखेंगे एक पारीतंत्र में डीकंपोजर क्या काम करता है। फर्स्ट ऑप्शन, कार्बनिक पदार्थ को अकार्बनिक में बदलना, बिल्कुल सही। कार्बनिक पदार्थ को अकार्बनिक में बदलना, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही। दूसरे को एक बार चेक कर लेंगे, हालांकि हमारा आंसर यही है। अकार्बनिक पदार्थ को सरल रूप में बदलना, बिल्कुल नहीं। अकार्बनिक पदार्थ पर तो अपमार्जक जो हमारे होते हैं वो कोई अभिक्रिया करते ही नहीं है, तो सेकंड ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। अकार्बनिक पदार्थ को यौगिक में, ये भी नहीं। कार्बनिक पदार्थ का विघटन ना करें, बिल्कुल ही नहीं। कार्बनिक पदार्थ का विघटन ही तो करते हैं, ही करते हैं। ये कार्बनिक पदार्थ का ही तो विघटन करते हैं। तो पहला ऑप्शन का हमारा, पहला क्वेश्चन का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट आंसर। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा कथन पारीतंत्र में एक अजैविक घटक की एक जैविक घटक के साथ परस्पर क्रिया दर्शाता है। यानी कि हमको 4 एग्जाम्पल दिए हुए हैं और इन 4 एग्जाम्पलों के अंदर एक परस्पर क्रिया दर्शाई गई है। उनके अंदर हमें यह पहचानना है कि कौन सी क्रिया में एक जैविक घटक है और दूसरा अजैविक घटक है। हमने पढ़ा था कि जो हमारा पारीतंत्र होता है, पारीतंत्र के अंदर 2 प्रकार के घटक होते हैं। एक होता है जैविक घटक और एक होता है अजैविक घटक। जैविक घटक के अंदर हमारे क्या आएंगे? जैविक घटक के अंदर हमारे आते हैं सभी प्रकार के जीव, पेड़ पौधे, सूक्ष्म जीव, फंगस आदि। और अजैविक घटक के अंदर मृदा, वायु, पानी, ये सब आएंगे। तो देखें, एक टिड्डा पत्ती का भोजन कर रहा है। टिड्डा और पत्ती, टिड्डा भी हमारा जैविक घटक हो गया और पत्ती भी हमारा जैविक घटक हो गई, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। बारिश का पानी झील में बह रहा है, पानी भी हमारा है जैविक घटक, झील भी हमारा है जैविक घटक, तो हमारा ये ऑप्शन भी क्या हो गया? गलत हो गया। एक केंचुआ मिट्टी में घर बना रहा है। अब केंचुआ क्या है हमारा? केंचुआ एक जीव है, तो ये हमारा कैसा घटक है? जैविक घटक है। जबकि हमारा मिट्टी क्या कहलाएगा? मिट्टी कहलाएगा हमारा अजैविक घटक। मिट्टी हमारा क्या कहलाएगा? अजैविक घटक कहलाएगा। तो हमारा सही ऑप्शन ये रहा। फोर्थ ऑप्शन को भी एक बार देख लेंगे। एक चूहा दूसरे चूहे से भोजन के लिए लड़ रहा है। दोनों अगर हमारे चूहे हैं तो फिर दोनों ही जैविक घटक हैं, तो ये भी जैविक और अजैविक की परस्पर क्रिया तो नहीं है। ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हुआ इसके अंदर? ये वाला। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे हम। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे हमसे क्या कह रहा है, 10% का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया। यानी हमें उन वैज्ञानिक का नाम बताना है जिन्होंने 10% का लॉ दिया था। 10% का लॉ क्या होता है? 10% का लॉ वो होता है कि एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में, एक पोषी स्तर, कौन सा? लोअर वाला पोषी स्तर। लोअर पोषी स्तर से हायर पोषी स्तर में जाते हैं। निचले पोषी स्तर से जब हम ऊपरी उछले पोषी स्तर के अंदर जब हम जाते हैं तो क्या होता है? ऊर्जा घट जाती है। किस प्रकार से घट जाती है? एक बार हम 10% का नियम देख लेंगे। तो ये ऊर्जा इस प्रकार से घटती है कि यह है हमारा निचला पोषी स्तर, निचला पोषी स्तर, और यह है हमारा ऊपरी या उच्च पोषी स्तर। तो जब ऊर्जा का स्थानांतरण निचले पोषी स्तर से उच्च पोषी स्तर में होता है, तो निचले पोषी स्तर के पास में जो 100% एनर्जी होती है, उस 100% एनर्जी का 90% तो ये जीव खुद में उपयोग कर लेगा। कितना? 90%। और बचा हुआ रिमेनिंग सिर्फ 10% ये जो एनर्जी रहेगी हमारी,
ये 10% एनर्जी इस तक जा करके पहुंचेगी। इस नियम को ही हम क्या कहते हैं, 10% का नियम कहते हैं। और 10% का नियम हमारे जिस वैज्ञानिक ने दिया था उनका नाम है सर रेमंड लिंडमैन। एक ही नाम है, रेमंड लिंडमैन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखेंगे पहले ध्यान से। सीएफसी फ्री रेफ्रिजरेटर का निर्माण विश्व में अनिवार्य है, परंतु इसके क्या कारण है? आजकल जो हमारे विश्व के अंदर रेफ्रिजरेटर यानी कि जो फ्रिज का जो प्रोडक्शन हो रहा है, जो भी हमारे फ्रिज बन रहे हैं, चाहे वो घरेलू यूज के हो, चाहे वो व्यावसायिक उपयोग के लिए हो, अर्थात डोमेस्टिक यूज के लिए हो या फिर इंडस्ट्रियल यूज के लिए हो, उन रेफ्रिजरेटर के अंदर वो आजकल इस प्रकार से बनाए जा रहे हैं कि वो सीएफसी का प्रोडक्शन ना करें, सीएफसी को पैदा ही ना करें। तो ऐसे रेफ्रिजरेटर क्यों बनाए जा रहे हैं, हम वो कारण देखेंगे। हमें ये पता है कि जो सीएफसी रहता है, सीएफसी कार्य क्या करता है? ये सीएफसी रहता है, इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है क्लोरो कार्बन। सीएफसी हमारा क्या होता है? क्लोरोफ्लोरो कार्बन। और ये क्या काम करता है? ये ओजोन से अभिक्रिया करता है और ओजोन का अपक्षय यानी डिके करता है, डिके करता है। तो ध्यान से देखेंगे आप कौन सा ऑप्शन इसको जस्टिफाई कर रहा है। पहला, अगर हम सीएफसी रेफ्रिजरेटर का निर्माण करते हैं तो इससे क्या होगा? अगर सीएफसी कम प्रोड्यूस होगा तो उससे क्या होगा? इससे ऑक्सीजन अणु क्या ओजोन अणुओं में कन्वर्ट होंगे? बिल्कुल भी नहीं। ऑक्सीजन अणु कभी भी ओजोन अणुओं में कन्वर्ट ऐसे डायरेक्टली नहीं होते हैं, और होंगे तो उसके अंदर सीएफसी का कोई भी योगदान नहीं रहेगा। क्या इससे सीएफसी क्या करेगा? ओजोन अणुओं में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या हमारा सीएफसी ओजोन में कभी कन्वर्ट होता है? ये तो कभी कन्वर्ट होता ही नहीं है, ये भी गलत है। इससे ऑक्सीजन अणुओं से सीएफसी बनेगा। क्या ऑक्सीजन से कभी सीएफसी बनता है? बिल्कुल भी नहीं। इससे सीएफसी कम होगा, बिल्कुल सही, इससे सीएफसी का प्रोडक्शन कम होगा। अगर ऐसे रेफ्रिजरेटर बनेंगे जो कि सीएफसी प्रोड्यूस नहीं करेंगे तो सीधी सी बात है, इससे सीएफसी कम हो जाएगा। और इससे क्या होगा? इससे सीएफसी की ऑक्सीजन अणुओं से प्रतिक्रिया भी कम हो जाएगी। एब्सोल्युटली करेक्ट ऑप्शन। आगे देखेंगे, फिफ्थ, ऊर्जा हमें कैलकुलेट करनी है किसके लिए? फॉक्स के लिए। ध्यान से देखेंगे बच्चों किस प्रकार से करेंगे इसको। अगर हमें फॉक्स के लिए एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो हमने देखा था 10% लॉ के अकॉर्डिंग जो प्लांट है ये हमारा उत्पादक है। क्या है प्लांट? हमारा उत्पादक, अर्थात क्या है प्लांट? प्रोड्यूसर है। और प्रोड्यूसर के बाद में जो एनर्जी रहती है, प्रोड्यूसर के पास से जो एनर्जी को प्रोड्यूसर को जो भी अपने खाने के लिए, अपने भोजन के लिए इस्तेमाल करेगा, वो एनर्जी प्रोड्यूसर से कहाँ पर जाएगी? जो भी इसको भोजन के रूप में यूज करेगा उसमें जाएगी। बट कितनी जाएगी? 10% एनर्जी जाएगी। तो अगर हमारे प्लांट के पास में 500 किलो जूल की एनर्जी है और अगर प्लांट को हमारे रैबिट खा रहा है तो 500 का 10% रैबिट में जाएगा, यानी कि 50 किलो जूल। और अगर रैबिट को फॉक्स खाएगा तो 50 का भी हमारा 10% जाएगा, जो कि क्या रहेगा? 5 किलो जूल। तो हमारा आंसर क्या रहेगा? 5 किलो जूल ऊर्जा या एनर्जी। निम्न में से ओजोन के क्षय के लिए कौन जिम्मेदार है? इनमें से हमें यह देखना है कि ओजोन के अपक्षय के लिए कौन जिम्मेदार है। कार्बन डाइऑक्साइड गलत, ऑक्सीजन बिल्कुल ही गलत। ऑक्सीजन तो भाई ओजोन को बनाने का काम करती है। SO2 गलत। HCFC हाइड्रो क्लोरो फ्लोरो कार्बन। वायुमंडल के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा इसको। वायुमंडल के उच्च स्तर पर मुक्त ऑक्सीजन परमाणुओं का निर्माण किस प्रकार से होता है? क्या हमारे वायुमंडल के जो हायर लेवल होता है, जैसे कि समताप मंडल में जहां पर ओजोन परत पाई जाती है, तो वहां पर ऑक्सीजन के परमाणु किस प्रकार से बनते हैं? तो ध्यान से देखना इस क्वेश्चन में, क्योंकि हमारे एनसीईआरटी के अंदर एक बहुत ही बड़ी मिस्टेक की गई है। एनसीईआरटी की मिस्टेक को पहले चेक करेंगे। देखिए एनसीईआरटी में क्या दे रखा है। एनसीईआरटी में पहले हम वो देख रहे हैं जो किसके अंदर दिया हुआ है, एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी में इस तरह से दिया हुआ है, O2 रहती है हमारी। O2 पे जब यूवी रेडिएशन पढ़ेंगे, पराबैंगनी विकिरण पढ़ेंगे,
तो वो O+O में कन्वर्ट हो जाएगी, जो कि बिल्कुल सही है। बट इसको एनसीईआरटी ने क्या कहा है, इसको एनसीईआरटी ने कहा है कि ये जो O+O में टूट रही है ये है मॉलिक्यूल। क्या कहा है, मॉलिक्यूल। जबकि बच्चों ये कंप्लीटली गलत है। क्यों गलत है, ध्यान से देखिए, ये हम बता रहे हैं सही, इसको आपको नोट करना है, #MTN लगा करके आपको इसको क्या करना है, नोट करना है। किस तरह से करना है, ध्यान से देखेंगे। ये जो ऑक्सीजन होती है बच्चों, जब ये दो ऑक्सीजन मिलके एक साथ रहते हैं तो ऑक्सीजन का ये रूप क्या कहलाता है, अणु कहलाता है, जिसे हम कहते हैं मॉलिक्यूल। और जब ऑक्सीजन सिंगल होती है तो ये कहलाता है ऑक्सीजन का परमाणु, जिसे हम कहते हैं एटम। स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको उतारना है आपको। अब किस प्रकार से अभिक्रिया, रियल में अभिक्रिया होती किस प्रकार से, ये तो आपने नोट कर लिया। अभिक्रिया किस प्रकार से हो रही है, यहाँ पर एनसीईआरटी नहीं दे रखा, बल्कि होती है अभिक्रिया किस प्रकार से। O2 होता है, ये मॉलिक्यूल है O2 का। क्या है बच्चों, ये मॉलिक्यूल, या फिर लिखे अणु है ये ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन का अणु जब यूवी रेडिएशन की मदद से टूटेगा तो ये ऑक्सीजन के एटम्स में टूटेगा, अर्थात परमाणुओं में टूटेगा। और फिर एक ऑक्सीजन का परमाणु एक ऑक्सीजन के अणु के साथ में मिलेगा और मिलकर के एक ओजोन का क्या बनाएगा, मॉलिक्यूल। हो गया हमारा, इसको आपको नोट डाउन करना। अब हम क्या करेंगे, अब हम आगे हमारे क्वेश्चन पे आते हैं। तो वायुमंडल के उच्च स्तर पर मुक्त ऑक्सीजन परमाणुओं का निर्माण कैसे होता है। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि ये ऑक्सीजन के जो एटम बने ना, ये परमाणु, ये ऑक्सीजन के एटम कैसे बनते हैं। कैसे बनते हैं भाई, जब ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल को यूवी रेडिएशन दी जाती है तो फिर ऑक्सीजन के क्या बन जाते हैं, हमारे एटम बन जाते हैं। कैसी यूवी रेडिएशन दी जाती है, तो बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उच्च हाई यूवी रेडिएशन जब दी जाती है तब हमारा O2 का मॉलिक्यूल O2 ऑक्सीजन के एटम्स में कन्वर्ट हो जाता है। लाइन दोबारा रिपीट कर रहा हूं, नोट डाउन कीजिएगा इसको। जब उच्च हाई यूवी रेडिएशन दी जाती है तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के एटम्स में टूट जाता है। जब उच्च पराबैंगनी विकिरण दी जाती है तो ऑक्सीजन का अणु ऑक्सीजन के परमाणुओं में टूट जाता है। आई एम रिपीटिंग अगेन, अगर जब भी उच्च पराबैंगनी विकिरण दी जाती है तो ऑक्सीजन का अणु ऑक्सीजन के परमाणुओं में टूट जाता है। अब हमको ये देखना है तो किस प्रकार से टूटा, उच्च यूवी रेडिएशन मिली अणु को, और अणु किस में टूटेगा, फिर परमाणुओं में। अब हम हमारे ऑप्शंस देखेंगे। तो देखो बच्चों, ध्यान से देखना, पहला ऑप्शन है निम्न ऊर्जा। भाई निम्न ऊर्जा आ गई, ये तो पहले ही गलत हो गया, हमारे में तो उच्च आनी चाहिए। अब देखें, उच्च इन तीनों के अंदर उच्च ऊर्जा है, इन तीनों में से हमारा कोई भी ऑप्शन रहेगा। अब ध्यान से देखेंगे, उच्च ऊर्जा है, पराबैंगनी विकिरणों की उपस्थिति है, हाँ पराबैंगनी विकिरणों की उपस्थिति है। तो दो आणविक अणुओं के संयोजन से, मतलब क्या ऑक्सीजन के दो अणु जुड़ रहे हैं, बिल्कुल नहीं, गलत। सेम है, बस पराबैंगनी विकिरणों के स्थान पर क्या लिख दिया है, यूवी रेडिएशंस। तो क्या यहां तक तो ये सही है, मगर क्या इसमें वही दो आणविक अणु जुड़ रहे हैं, वही ऑक्सीजन ऑक्सीजन के अणु जुड़ रहे हैं क्या, बिल्कुल भी नहीं। इधर देखेंगे, उच्च ऊर्जा वाले पराबैंगनी विकिरणों की उपस्थिति में आणविक ऑक्सीजन को मुक्त परमाणविक रूप में बदलकर, यानी कि आणविक ऑक्सीजन, ये आणविक ऑक्सीजन है, इसको मुक्त परमाणविक ऑक्सीजन में परमाणविक रूप में बदल करके इस प्रकार से हमारा किसका निर्माण होता है, मुक्त ऑक्सीजन परमाणु का निर्माण होता है। तो हमारा आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन ए। क्या रहेगा बच्चों हमारा ऑप्शन ए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पारितंत्र को चलायमान या संचालित रखने वाला ऊर्जा स्रोत कौन सा होता है। यानी हमको चार ऊर्जा स्रोतों के नाम दे रखे हैं और हमें यह बताना कि कौन सा ऐसा ऊर्जा स्रोत है, एनर्जी का सोर्स है, जो हमारे पारितंत्र को चलायमान रखता है। अर्थात पारितंत्र के लिए ड्राइविंग फोर्स कौन सी है, कौन सी ऐसी फोर्स है, कौन सी ऐसी शक्ति है जो पारितंत्र को चलाती रहती है, पारितंत्र को चलायमान रहती है। कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल ही नहीं, पोषी स्तर ना, जैविक अजैविक घटक नहीं,
क्यों? क्योंकि पोषी स्तर पोषी स्तर जैविक अजैविक घटक मिलकर के ही तो भाई पोषी स्तर बना रहे हैं हमारे, जैविक घटक ही तो आते हैं हमारे पोषी स्तरों के अंदर। पोषी स्तरों को भी संचालित रहने के लिए, जीवित रहने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? सूरज की आवश्यकता होती है। किस प्रकार से सूरज की आवश्यकता होती है बच्चों? ध्यान से देखिएगा। जब हमारा सूरज सन मिलेगा किससे? कार्बन डाइऑक्साइड से, अजैविक घटक से, प्लस मिनरल्स से, तो क्या बनेंगे? तो बनेंगे हमारे प्लांट अर्थात पौधे। और फिर इन पौधे को कौन खाएगी? हमारे जीव खाएंगे। फिर जब वो जीव क्या होंगे? मृत हो जाएंगे। जब वो जीव क्या होंगे? हमारे मृत हो जाएंगे। तो उन जीवों को क्या करेंगे? उन जीवों का कौन करेगा? अपघटन। उन जीवों का अपघटन करेंगे हमारे अपमार्जक। और अपघटन से क्या बन जाएंगे? वो वापस से खनिज लवणों में कन्वर्ट हो जाएंगे, जो कि फिर सूरज के साथ मिलेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड के मिलेंगे, फिर से हमारे प्लांट उनको भोजन के रूप में खाएंगे, प्लांट ग्रो करेंगे, उसको जीव खाएंगे, जीव ग्रो करेंगे, इवेंचुअली जीवों की मृत्यु हो जाएगी, मर जाएंगे। उनका अपघटन कौन करेंगे? फिर अपमार्जक उनका अपघटन करेंगे। अपघटन के बाद वो फिर से खनिज लवणों में टूट जाएंगे, फिर वो सूरज के साथ में अर्थात सौर ऊर्जा का प्रयोग करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करेंगे और मिनरल्स तीनों मिलेंगे और हमारा क्या बनाएंगे? फिर से एक प्लांट को ग्रो करने में मदद करेंगे। तो कौन सी ऐसी फोर्स जो इन सबको चला रही है? सूरज। अगर सूरज नहीं हो तो हमारे प्लांट ग्रो ही नहीं करेंगे। अगर हमारे प्लांट ग्रो नहीं करेंगे तो हमारे जीव मृत हो जाएंगे, जीवों की मृत्यु हो जाएगी, अपघटन हो जाएगा, तो खनिज लवण तो बन जाएंगे मगर फिर अगले प्लांट जो हमारे रहेंगे वो ग्रो ही नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास में कार्बन डाइऑक्साइड तो मिल जाएगा, मिनरल्स भी मिल जाएंगे, मगर हमारे पास सूरज नहीं रहेगा। तो इसका आंसर क्या है बच्चों? सूरज, सी। रसोई घर से निकले, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये तो। रसोई घर से निकले अपशिष्ट का, एक सेकेंड, रसोई घर से निकले अपशिष्ट का निपटान किस प्रकार से करते हैं? डंपिंग यार्ड में, कूड़ा भराव क्षेत्र में हम उस प्रकार के अपशिष्ट को दफनाते हैं जो अपशिष्ट वातावरण में अपघटित होता नहीं है। अकार्बनिक अपशिष्टों को हम क्या कर देते हैं? गड्ढा खोद करके उसके अंदर क्या कर देते हैं बच्चों? गाड़ देते हैं। उसे हम कहते हैं डंपिंग यार्ड, कूड़ा भराव क्षेत्र। तो नहीं, रसोई घर से जो अपशिष्ट निकलेंगे वो अपशिष्ट हमारे कैसे रहेंगे? वो रहेंगे हमारे नवीकरणीय, अर्थात ऐसे अपशिष्ट जिनको हम अपघटन कर सकते हैं। तो ध्यान से देखेंगे बच्चों, अब हम इसको देखेंगे। तो हमारे रसोई घरों से जो भी अपशिष्ट निकल रहे हैं उसको हम कूड़ा भराव क्षेत्र के अंदर तो नहीं डालेंगे, हम उसको क्या कर सकते हैं? कंपोस्टिंग, अर्थात उसका कंपोस्ट बना सकते हैं, यानी कि हम उसकी क्या बना सकते हैं? खाद बना सकते हैं, जो कि पेड़ पौधों के वृद्धि में क्या करेगी? मदद करेगी। क्योंकि हमारे जो रसोई घर से निकलने वाले अपशिष्ट किस किस प्रकार से निकलेंगे? रसोई घर से निकले अपशिष्ट से हमारा मतलब है फल व सब्जियों के छिलके। इंसिनरेशन, क्या उनको हम जला देंगे? नहीं। क्या उनको रिसाइकल कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। तो इसका आंसर क्या रहेगा हमारा? कंपोस्टिंग, ऑप्शन बी। किसी खाद्य श्रृंखला में पोषक स्तरों की संख्या को सीमित कौन करता है? अर्थात ये है पोषक स्तर नंबर 1, यहां से ये बन गया पोषक स्तर नंबर 2 पे गया, ये पोषक स्तर नंबर 3, ये पोषक स्तर नंबर 4। क्या कारण है कि इससे आगे पोषक स्तरों की संख्या नहीं जाएगी? क्यों? क्योंकि प्रत्येक पोषक स्तर जैसे आगे आगे बढ़ता चलेगा, उसमें क्या होती चलेगी बच्चों? ऊर्जा की हानि। इसे हम क्या कहेंगे इंग्लिश में? लॉस ऑफ एनर्जी। क्योंकि जिस प्रकार से एक पोषक स्तर दूसरे पोषक स्तर तक हम एक से दूसरे पोषक स्तर में जा रहे हैं तो ऊर्जा की हानि होती जा रही है। अब ऊर्जा की हानि होती चलेगी तो हमने देखा था, हमने 10% वाला लॉ देखा कि अगर इसके पास में अगर हम देखेंगे कि अगर 500 किलो जूल एनर्जी है तो इसके पास में कितनी बचेगी? 50। इसके पास कितनी बचेगी? 5। और करेंगे तो हमारी क्या हो जाएगी? 0.5। अब हम और कम करेंगे तो अगले पोषक स्तर के पास तो ऊर्जा इतनी कम पहुंचेगी कि उस ऊर्जा का वो स्वयं में भी कुछ उपयोग नहीं कर पाएगा। तो किसी खाद्य श्रृंखला पोषक स्तर को सीमित कौन करता है? 10% के नियम के अनुसार होने वाली के नियम अनुसार एक से दूसरे पोषी
एक से दूसरे पोषी स्तर में जाने पर होने वाली ऊर्जा की हानि। ये जो ऊर्जा की हानि होती है, जो लॉस ऑफ एनर्जी होता है, यही क्या करता है, हमारे पोषी स्तरों की संख्या को सीमित करता है। इसका नोट डाउन कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पारितंत्र या प्रकृति के सफाई कर्मी कौन हैं? बहुत ही इजी क्वेश्चन। कौन है ऐसे, कौन से ऐसे जीव हैं जो कि हमारे पारितंत्र या प्रकृति को साफ साफ बनाए रखने का कार्य करते हैं? कौन है बच्चों इसका आंसर? इसके आंसर है अपमार्जक या डिकम्पोजर। ओजोन परत का क्षय रोग उत्पन्न करने के अतिरिक्त कोशिका संबंधित क्या परिवर्तन लाता है? हमने देखा था जब ओजोन परत का क्षय होता है तो ओजोन किरणें जो रहती हैं, ओजोन की परत जो रहती है, वो ओजोन परत क्या कार्य करती है? वातावरण से आने वाली हानिकारक यूवी रेडिएशंस को हमारी प्रकृति तक नहीं पहुंचने देने का कार्य करती है। अगर हमारी ओजोन परत का क्षय हो जाएगा किसी भी स्थान से, तो उस जगह से हमारी यूवी रेडिएशन हमारी धरती तक पहुंचेंगी। अगर वो उससे मनुष्य के संपर्क में आएंगे तो क्या क्या उससे परेशानी? हमने देखा था कि त्वचा संबंधी कई सारे रोग हो जाएंगे, उससे हमने देखा था कि फसलें खराब हो जाएंगी, उससे हमने देखा था कि और भी कैंसर जैसी बीमारियां तक हो सकती है। तो ओजोन परत का क्षय रोग तो उत्पन्न करता है, उसके अतिरिक्त कोशिका संबंधित क्या परिवर्तन लाता है? एक कोई भी सेल होती है बच्चों, ध्यान से देखिएगा, ये होती है हमारी एक कोशिका। कोशिका के अंदर क्या पाया जाता है बच्चों? कोशिका के अंदर होता है हमारा डीएनए। क्या होता है कोशिका के अंदर? डीएनए। क्या होता है डीएनए? जो आनुवंशिक सूचनाओं को इकट्ठा करने का कार्य करता है। तो जब ओजोन परत का क्षय होता है और इस डीएनए के ऊपर क्या होगा, यदि हमारे इस डीएनए पर आकर के कौन गिरेंगी? हानिकारक, अगर इस पर आकर के हमारी हानिकारक यूवी रेडिएशंस गिरेंगी, तो इन यूवी रेडिएशंस की गिरने से क्या होगा? इन यूवी रेडिएशंस के गिरने से डीएनए में कुछ चेंजेस आएंगे, उसे हम क्या कहेंगे? डीएनए में उत्परिवर्तन उत्पन्न होगा, जिसे हम क्या कहते हैं? म्यूटेशन। क्या कहेंगे उसे हम? म्यूटेशन। स्क्रीनशॉट लीजिएगा, नोट डाउन कीजिएगा। ओजोन क्षय की प्रक्रिया एक थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। ओजोन क्षय किस प्रकार से होता है तो देखेंगे। सबसे पहले हमारा क्या होगा? सबसे पहले हमारा जैसे ही क्लोरोफ्लोरोकार्बन जब हमारे समताप मंडल तक पहुंचेगा, CFC हमारा कहाँ पहुंच जाएगा? समताप मंडल में। सेकंड स्टेप देखेंगे, सेकंड स्टेप में क्या होगा? CFC ऊपर पहुंच के क्या काम करेगा? तो CFC हमारा ऊपर पहुंच करके क्या करेगा? अभिक्रिया। किसके साथ करेगा? ओजोन के साथ अभिक्रिया करेगा। और क्या करेगा? किस प्रकार से अभिक्रिया करेगा? तो सेकंड पॉइंट को हमें एक बार ढंग से देखना है। ये जो CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सबसे पहले क्या होगा? ये खुद टूटेगा और किस में टूट जाएगा? और ये निकाल देगा Cl। Cl क्या होता है बच्चों? क्लोरीन गैस। ये क्लोरीन गैस क्या करेगी? ओजोन के साथ में रिएक्शन करेगी, ओजोन के साथ में, और रिएक्शन करके क्या कर देगी? ये ओजोन को तोड़ देगी। किस में? ऑक्सीजन में। अब अगर हमारे समताप मंडल के अंदर जो हमारी ओजोन है, अगर ओजोन ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगी तो मतलब वहां से ओजोन परत खत्म हो गई। तो ओजोन परत अगर खत्म हो जाएगी तो उसे ही हम क्या कहते हैं? ओजोन का क्षय कहते हैं। तो हम 40 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 1987 में जो बैठक हुई थी उसमें लिए गए निर्णय का प्रचलित नाम। आपको याद होगा जब हमारे ओजोन परत के अंदर जब पहली बार एक होल देखा गया था, ओजोन परत के अंदर क्या देखा गया था? एक छेद देखा गया था। कहां पर? अंटार्कटिका में।
तो एक बैठक हुई थी जो कि हुई थी सन 1987 1987 में, और उसमें एक निर्णय लिया गया था कि अब से सीएफसी का उत्पादन का स्तर, सीएफसी के उत्पादन का स्तर किस पर सीमित रखा जाएगा? 1986 के स्तर पर सीमित रखा जाएगा, अर्थात जितना सीएफसी 1986 में बन रहा था उतना ही सीएफसी बनेगा, उससे ज़्यादा नहीं बनाया जाएगा। ये जो फैसला लिया गया था ये किसने लिया था बच्चों? ये फैसला लिया था हमारा यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोटोकॉल प्रोग्राम, यूएनईपी, जिसे हम क्या कहते हैं? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। इन्होंने यूएनईपी की एक बैठक हुई थी, कब हुई थी? 1987 में, और उसमें उन्होंने क्या करा था कि सीएफसी, उन्होंने निर्णय लिया कि सीएफसी का उत्पादन का स्तर उतना रहेगा जितना 1986 में होता था। और इस फैसले का, इस निर्णय का जो नाम दिया था उन्होंने, इस निर्णय का नाम दिया था बच्चों उन्होंने, जो कि हमारा मेन आंसर है, क्योटो प्रोटोकॉल। स्क्रीनशॉट लीजिएगा, अंडरलाइन कीजिएगा। 10% का नियम और जैव संवर्धन में क्या बृहद असमानता है? अर्थात क्या सिमिलरिटी है बहुत बड़ी 10% के नियम में और जैव संवर्धन में? तो हमने देखा था बच्चों, जैव संवर्धन क्या होता है? जैव संवर्धन होता है अगर हमारे किसी फर्स्ट नंबर वाला पोषी स्तर है, पोषी स्तर नंबर 1, अगर हमने देखा था, जैव संवर्धन देख रहे हैं पहले, अगर हमने देखा था कि इसके अंदर हानिकारक रसायनों की मात्रा अगर हमारी है 2 पार्ट पर मोल, 2 ppm, तो जब हम पोषी स्तर नंबर लेट्स से 3 के अंदर अगर हम पहुंचते हैं तो ये 2 से बढ़ जाती है, और ये हमको मान लेते हैं, हम मान ले को मिलेंगी हमें 100 पार्ट पर मोल। ये किसके अंदर है बच्चों? ये है हमारा जैव संवर्धन के अंदर। जबकि अगर हम बात करेंगे 10% के लॉ की, तो बच्चों 10% का नियम हमारा क्या कहता है? 10% का नियम हमारा कहता है कि अगर पोषी स्तर नंबर 1 के पास में एनर्जी है 500 किलो जूल, तो वो जब पोषी स्तर नंबर 3 तक पहुंचेगी तो वो बढ़ेगी नहीं बल्कि घट जाएगी, और कितनी रहेगी? 5 किलो जूल। तो 10% के नियम और जैव संवर्धन के अंदर हमारी क्या समानता, हमारी क्या असमानता क्या मिल रही है कि इसके अंदर तो निचले पोषी स्तर से ऊपरी पोषी स्तर जाने पर हमारे जो हानिकारक रसायनों की मात्रा वो क्या हो रही है? बढ़ रही है। ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या हो रहा है? हमारे हानिकारक रसायनों की मात्रा क्या हो रही है? एक से निचले पोषी स्तर से ऊपरे में जाने पर बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है हमारी। जबकि 10% के नियम निचले से जब हम ऊपर जा रहे हैं तो क्या हो रही है? एनर्जी क्या हो रही है बच्चों? डिक्रीज, यानी घट रही है। यहाँ हम निचले पोषी स्तर से ऊपरी पोषी स्तर पर जा रहे हैं तो हानिकारक रसायन की मात्रा निचले से ऊपर जाने पर बढ़ रही है, जबकि यहाँ पर क्या हो रहा है? निचले से ऊपर जाने पर ऊर्जा घट रही है। यही क्या होती है? इन दोनों के बीच में बहुत बड़ी बृहद असमानता। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। ये सारे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इनके अंदर कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनके आने के हमारे बोर्ड के अंदर बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अगर आपको ये पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, और इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए इसको रिवाइज करें। अस्सलाम वालेकुम।